हेलो एवरीवन, वेलकम टू किन स्टडीज। आज है 20 जून और आज के दिन होता है वर्ल्ड रिफ्यूजी डे। वर्ल्ड रिफ्यूजी डे इज एन इंटरनेशनल डे organized every year on 20th of June by the United Nations, and it is designed to celebrate and honor refugees from around the world। और पहली बार इसको सेलिब्रेट किया गया था 20th of June 2001 को इन रिकॉग्निशन ऑफ द 50th एनिवर्सरी ऑफ द 1951 कन्वेंशन रिलेटिंग टू द स्टेटस ऑफ रिफ्यूजीज। ये जो इवेंट है इसका एम है टू रिकॉग्नाइज द स्ट्रेंथ ऑफ द रिफ्यूजीज हु हैव फ्लीड द कॉन्फ्लिक्ट एंड प्रोसिक्यूशन ऑफ देयर कंट्री इन होप ऑफ फाइंडिंग सैंक्चुरी एंड लिविंग अ बेटर लाइफ। तो आप ध्यान रखेंगे, वर्ल्ड रिफ्यूजी डे सेलिब्रेट किया जाता है 20th of June को। शुरू करते हैं अब आज के करंट अफेयर क्वेश्चंस। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द थीम फॉर इंटरनेशनल डे ऑफ योगा। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है इस वर्ष 2024 में जो अंतरराष्ट्रीय योग दिवस है उसका विषय क्या है। आपके ऑप्शंस हैं योगा फॉर हेल्थ, योगा फॉर पीस, योगा फॉर ग्लोबल यूनिटी या फिर योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी। आपको बताना है कि इस वर्ष जो योग दिवस है उसका थीम क्या है, और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। इस वर्ष की थीम है योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी। आप यहाँ देख सकते हैं, द थीम फॉर इंटरनेशनल डे ऑफ योगा 2024 इज योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी, एंड दिस थीम हाईलाइट्स योगा's dual role in fostering individual and societal well-being। योगा जो है वो नर्चर करता है फिजिकल, मेंटल और स्पिरिचुअल ग्रोथ को while promoting societal harmony। The theme reflects the profound impact of yoga on the communities as stated by the श्री प्रतापराव जाधव, जो कि यूनियन मिनिस्टर हैं ऑफ स्टेट फॉर आयुष। The enthusiastic participation of millions in recent years showcases yoga's influence on the society। यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर आयुष हैं जो श्री प्रताप राव जाधव, उन्होंने इसके इम्पोर्टेंस के बारे में हाल ही में बताया है। आपने देखा कि इंटरनेशनल डे ऑफ योगा जो होता है ये प्रतिवर्ष 21 जून को सेलिब्रेट किया जाता है, और इसको पहली बार सेलिब्रेट किया गया था 2015 में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Who became the first Indian to be conferred the National Mandela Lifetime Achievement Award of South Africa। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है दक्षिण अफ्रीका के नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं। आपके ऑप्शंस हैं विकास बहल, विनोद गनात्रा, विधु विनोद चोपड़ा या फिर विक्रमादित्य मोटवानी। आपको बताना है कि इस वर्ष नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित होने वाले जो पहले भारतीय बने हैं वो कौन बने हैं, और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। ये हैं विनोद गंतारा। आप यहाँ देख सकते हैं, विनोद गंतारा इज द फर्स्ट इंडियन टू बी conferred द नेशनल नेल्सन मंडेला लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड ऑफ साउथ अफ्रीका, एंड ही was honored with this award for his contribution to the films for kids। Gantara has received 36 national and international awards, including the Janaki Nath Gaur Award for his children's program Bangan Raja। He is well known for his films Heda Huda, जिसको ब्लाइंड कैमल कहते हैं, एंड हारून अरुण, विच हैव रिसीव्ड इंटरनेशनल रिकॉग्निशन। आप ध्यान रखेंगे, नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है विनोद गंतारा को, और ये अवार्ड इन्हें प्रेजेंट किया गया है 7th नेल्सन मंडेला चिल्ड्रंस फिल्म फेस्टिवल के दौरान। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which of the following gases are commonly released during a forest fire? यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है जंगल में जब आग लगती है तो उस दौरान आमतौर
पर निम्नलिखित में से कौन सी गैसें रिलीज होती हैं या निकलती हैं? आपके ऑप्शंस हैं कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड या फिर सल्फर डाइऑक्साइड। आपको इन सभी जो भी ये ऑप्शंस दिए गए हैं इनको मिला के बताना है कि कौन सा कोड आपका करेक्ट है। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। सो यहाँ पर ये सारी ही गैसेस रिलीज होती हैं फॉरेस्ट फायर के दौरान। आप यहाँ देख सकते हैं अभी ये चर्चा में है because Himachal Pradesh is witnessing widespread forest fires across the region, and according to the Himachal Pradesh Forest Department, there have been a total of 1684 forest fires since April 15. So these fires have damaged a total of 17,471 hectares of forest land, resulting in significant loss to wildlife. सो फॉरेस्ट फायर्स की बात करें तो फॉरेस्ट फायर रिलीज करता है सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ CO2 एज द कंबस्शन ऑफ बायोमास प्रोड्यूसेस दिस गैस. Methane is also released especially in the areas with rich organic matter, and it also contribute to nitrous oxide emission जो कि एक potent greenhouse gas है. So forest fire contribute to the atmospheric concentrations of the several greenhouse gases impacting climate change, and they also release particulate matter and other pollutants that can affect air quality and human health. तो ये सारी वो गैसेज हैं जो फॉरेस्ट फायर के दौरान रिलीज होती हैं। और अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में फॉरेस्ट फायर के जो इंसिडेंट्स हैं ये बहुत ज्यादा विटनेस किए जा रहे हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट प्रोटेम स्पीकर। आपने देखा कि हाल ही में प्रोटेम स्पीकर ये जो टर्म है ये बहुत ज्यादा चर्चा में रहा है। उससे संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं जिन पर आपको विचार करना है। सो फर्स्ट स्टेटमेंट है द प्रोटेम स्पीकर कैन ओनली बी अ सीनियर मेंबर ऑफ द रूलिंग पार्टी इन द लोकसभा, एंड सेकेंड द प्रोटेम स्पीकर हैज द सेम पावर एज द रेगुलर स्पीकर ऑफ द लोकसभा। और यहाँ पर आपसे करेक्ट स्टेटमेंट पूछा जा रहा है। आपको बताना है कि प्रोटेम स्पीकर से संबंधित यहाँ पर कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। सो यहाँ पर आपके दोनों ही स्टेटमेंट्स इनकरेक्ट हैं। आप यहाँ देख सकते हैं The Protem Speaker is usually the senior most member of the Lok Sabha, but they can be from any party, not necessarily the ruling party. While the Protem Speaker performs some of the functions of the regular Speaker, their powers are limited to administering the oath to new members and conducting the election of the new Speaker. They do not have the full range of powers of the regular Speaker. तो कुछ पार्शियल पावर्स होती हैं पर फुल नहीं होती हैं। The role of the Protem Speaker is temporary and procedural. Once the new Speaker is elected, the Protem Speaker duties end. So Protem Speaker जो होता है ये इंश्योर करता है the continuity of parliamentary proceedings by performing essential functions at the beginning of a new Lok Sabha session. सो प्रोटेम स्पीकर का जो चयन होता है वो कैसे होता है? तो आफ्टर अ जनरल इलेक्शन एंड फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू गवर्नमेंट, अ लिस्ट ऑफ सीनियर लोकसभा मेंबर्स प्रिपेयर्ड बाय द लेजिस्लेटिव सेक्शन इज सबमिटेड टू द मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स। सो वो सेलेक्ट करते हैं प्रोटेम स्पीकर को और इस अपॉइंटमेंट को अप्रूव करते हैं भारत के राष्ट्रपति। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। What is Planet 9 recently seen in the news? यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है हाल ही में खबरों में रहा Planet 9 क्या है? आपके ऑप्शंस हैं a hypothetical planet in the outer region of our solar system, a moon of Neptune, comets from the Kuiper belt या फिर a newly discovered moon of Saturn। आपको बताना है कि Planet 9 का संबंध किससे है। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए।
सो प्लैनेट 9 जो है ये एक हाइपोथेटिकल प्लैनेट है इन द आउटर रीजन ऑफ आवर सोलर सिस्टम। आप यहाँ देख सकते हैं astronomers have been searching for a hypothetical ninth planet, planet 9, in the outer solar system for nearly a decade. So proposed to explain anomalies in the orbits of distant trans-Neptunian objects, planet 9 is estimated to be 5 to 10 times the mass of Earth with a highly elliptical orbit ranging from 400 to 800 astronomical units from the Sun. सो प्लैनेट 9 जो है ये एक हाइपोथेटिकल नाइन्थ प्लैनेट है इन द आउटर रीजन ऑफ द सोलर सिस्टम और इसकी जो खोज है वो जारी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which became the first South Asian country to recognize same-sex marriage? यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश कौन सा है? आपके ऑप्शंस हैं सिंगापुर, इंडोनेशिया, म्यांमार या फिर थाईलैंड। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। सो ये कंट्री है थाईलैंड। सो समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला जो पहला दक्षिण एशियाई देश बना है वो बन गया है थाईलैंड। आप यहाँ देख सकते हैं थाईलैंड बिकेम द फर्स्ट South Asian country to recognize same-sex marriage and Senate passed the final reading of the marriage equality law. So it paved the way for making Thailand the first South Asian country to recognize same-sex marriage, and the law will come into force after 120 days, and it also needs royal approval. सो थाईलैंड की बात करें तो ऑफिशियली इसको किंगडम ऑफ थाईलैंड कहते हैं और हिस्टोरिकली इसको सियाम के नाम से जाना जाता है अंटिल 1939। और ये एक साउथ ईस्ट एशिया में स्थित कंट्री है जो कि इंडो चाइना पेनिनसुला के जो क्षेत्र है उसमें स्थित है। थाईलैंड के बारे में बात करें तो इट इज बॉर्डर्ड to the northwest by Myanmar, to the northeast and east by Laos, to the southeast by Cambodia, to the south by Gulf of Thailand and Malaysia, and to the southwest by Andaman Sea. So it also shares maritime border with the Vietnam to the southeast and Indonesia and India to the southwest. और बैंकॉक की बात करें तो बैंकॉक जो है वो थाईलैंड की कैपिटल है और साथ ही साथ थाईलैंड की लार्जेस्ट सिटी भी है। सो आज के करंट अफेयर सेशन में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।